नाजरीन आदाब, हॉट केक चैनल और हफ्त रोज़ा मुस्लिम दुनिया के इश्तराक से इस खुसूसी तकरीब में आप सबका खैर मक़दम है। आज की इस तकरीब का इनेकाद उर्दू के मारूफ अफसाना निगार जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब की आमद पर किया गया है। नूरी साहब उर्दू के बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं। उनके कई अफसानी मजमूए शाया हो चुके हैं। बिहार उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश हैं। ज़बान और अदब का जो मेयार उन्होंने बुलंद किया है इसकी गवाही हर एक शख्स दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिहार उर्दू एकेडमी का वजूद उन्हीं से वाबस्ता है। उनसे कबल बिहार उर्दू एकेडमी का नाम भी लोगों के जहन में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बिहार उर्दू एकेडमी को इस तरह फ़ाल मुतहरिक बना दिया कि मुश्ताक अहमद नूरी और बिहार उर्दू एकेडमी दोनों ही लाजिम व मलजूम बन गए। आज के इस तकरीब में उर्दू के हवाले से गुफ्तगू होगी। उर्दू का मुस्तकबिल क्या है, एक इन्फोटेक माशरे में जहाँ हम सांस ले रहे हैं वहाँ उर्दू ज़बान और अदब का मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ लोग अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। इस तकरीब में मुश्ताक अहमद नूरी साहब का खैर मक़दम है। अब्दुल कादिर शम्स साहब भी हैं, डॉक्टर ज़ैन शमसी साहब भी हैं, आबिद अनवर साहब भी हैं, मुज़फ़्फ़र हुसैन गज़ाली साहब भी हैं और इल्तिजा उस्मानी साहब भी हैं और सलाम ख़ान भी हैं। इन सब हज़रात का खैर मक़दम है। गज़ाली साहब, आप ये बताएं, आप चूँकि अखबारात में लिखते रहते हैं और ज़ाहिर के सियासी मसाइल और समाजी मसाइल पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो आप उर्दू ज़बान के हवाले से बताएं कि उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल क्या है मौजूदा दौर में या मौजूदा तनाजुर में। मेरा ये मानना है कि उर्दू अपने पूरे वजूद के साथ में तरक्की कर रही है और उसने अपनी टेरिटरीज बदली हैं। किसी ज़माने में हम ये मानते थे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल उर्दू के मराकज़ हैं, लेकिन अब उर्दू के मराकज़ थोड़े बदले हैं। इन इलाक़ों में आप देखते होंगे कि उर्दू दां तबका थोड़ा कम नज़र आता है, लेकिन महाराष्ट्र आप चलिए और वहाँ देखिए कि उर्दू ने कितनी तरक्की की है। इसी तरह कर्नाटक चलिए, वहाँ आप देखिए कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद में ख़ासा इजाफ़ा हुआ है और वहाँ किताबें ख़रीद कर लोग पढ़ते हैं। इसी तरह मैं केरला तक जाकर के आया हूँ और मैंने देखा है कि उन इलाक़ों में जहाँ उर्दू पहले लोग समझते नहीं थे, अपनी मादरी ज़बान में बात करते थे, अब लोग उर्दू में बात करना पसंद करते हैं, उर्दू की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उर्दू के अदीबों की पज़ीराई करते हैं। तो ये एक खुशाइन पहलू है और इसमें हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। और कोई भी ज़बान जो पैदा होती है वो कभी मरती नहीं है, वो अपने इलाके बदलती है। मीर गालिब की दिल्ली मर चुकी है, इस बात का एहसास हर शख्स को है। नूरी साहब, आप इसके हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएं। दिल्ली को गालिब का वतन कह लें, उसकी ज़बान का घर कह लें, लेकिन उस ज़माने के तनाजुर में आज के हालात पे उस ज़माने को नहीं परखा जा सकता है। ज़माने के एतबार से जब वक्त गुज़रता जाता है तो सारी तब्दीलियाँ अपने आप होती जाती हैं। हम आम तौर से समझते हैं कि जो तरक्की उस ज़माने में थी वो आज नहीं हो रही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो आज हो रहा है वो उस ज़माने में नहीं होता था। उसकी वजह ये होती है कि हर वक्त जो अपना लेकर आता है वो दायरे अमल कौन सा काम कैसे होगा वक्त के एतबार से होता है। अगर आप देखें तो आपकी इस दिल्ली से उर्दू के बहुत सारे अखबारात निकल रहे हैं। आखिर पढ़ने वाले तो हम उर्दू ही वाले होंगे। अगर पढ़ने वाले नहीं हों फिर अखबारात निकलना बंद हो जाएं। एक से एक अच्छे रसायल निकल रहे हैं, एक से एक अच्छे इदारे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि जिस तनाजुर में काम होना चाहिए या जो हमारे जहन का सेटअप है, हम एक सोच के बैठे हुए कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, वो काम शायद नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हम उसको मनफी अंदाज से सोचने लगते हैं। लेकिन आप किसी भी इसको इदारे को देख लीजिए, वो अपने तौर से काम तो कर रहा है। और ये आप मान के चलिए कि हर
ادارہ جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں چل سکتا. ہمارے ساتھ دشواری یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی ادارے کو آنکتے ہیں پہلے یہ سوچتے ہیں اسے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. جیسے ہی ہم اس میں اپنی مرضی کو دخل دیتے ہیں تو نگیٹیوٹی جو ہے، منفیت ہمارے ذہن میں اتر جاتی ہے. دشواری ہماری یہی ہوتی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اردو پر اتنا برا وقت نہیں آیا. آپ کسی کو بھی کہہ لیں کہ آپ تقریباً 40-50 سال سے تو میں لکھ رہا ہوں، اور واقعی یقین جانے تب سے میں سن رہا ہوں کہ اب اردو مر جائے گی، اب اردو کا جنازہ نکلنے والا ہے. لیکن یہ سخت جان نہیں پا رہی ہے، اس لیے کہ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ہی تو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کو. اس لیے اس زبان پہ زوال نہیں آئے گا. اس لیے کہ ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تشخص جو ہے اردو سے قائم ہے، ہمارے تہذیبی جتنے ذرائع ہیں وہی زبان سے قائم ہیں، ہمارے مذہبی اثاثے جتنے ہیں وہ عربی کے بعد اردو اور فارسی ہی میں ہیں. آپ اپنے گھر سے چراغ جلائیں اور کام اپنے گھر سے شروع کریں تو ایک بھی گھر آپ یقین جانیے اردو سے نابلد نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سرکار پہ تکیہ کرتے ہیں، سرکار یہ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں کر رہی ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ اگر ہم تگودو کریں کہ اپنے بچوں کو اردو شروع سے پڑھاویں، سرکار تو نہیں پڑھاوے گی اپنے بچوں کو اردو آ کے گھر میں. اگر ذریعہ تعلیم اردو ہو یا نہیں ہو اسکول میں ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے بچے نے اردو پڑھنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا، کتابیں پڑھنے لگے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو بھی جانیں گے، نماز کو بھی جانیں گے، احادیث کو بھی جانیں گے، ادب کو بھی جانیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اردو میں ایم اے کر لے اور پی ایچ ڈی کر لے. اردو جانکاری سے مطلب ہے کہ اردو پڑھنے لکھنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. یہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، انشاءاللہ یہ زبان کبھی نہیں مر سکتی. جن گھروں میں رزق کا چراغ اردو سے جل رہا ہے وہی لوگ اردو کو بجھانے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالقادر شمس صاحب بھی ہیں جو روزنامہ راشٹر سہارا سے وابستہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ اظہار خیال کریں گے. اردو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اردو پیاری زبان بھی ہے، اردو زندہ زبان ہے، اور اردو کا مستقبل بے حد تابناک بھی ہے. لگ بھگ اسی قسم کے خیالات کا اظہار ابھی اردو زبان و ادب کو بہت ہی بلندی پر لے جانے کا عزم رکھنے والے، بہت زیادہ جد و جہد کرنے والے جناب مشتاق احمد نوری صاحب نے بھی اظہار خیال کیا. ان کا تجربہ بہت وسیع ہے، بہت ہماگیر ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے. بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مشتاق نوری صاحب نے کہا کہ اردو زبان کے ختم ہونے کی بات جب جس قدر شدت سے کی گئی، اس کے بعد اردو ایک نئی جگہ پر نئے زاویے کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ ابھری ہے، ابھرتی رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اردو اخبارات ختم ہو جائیں گے، اردو اخبارات بند ہو جائیں گے. اسی زمانے میں روزنامہ راشٹر سہارا 10 ایڈیشن کے ساتھ 21 ایڈیشن کے ساتھ 10 شہروں سے نکلا. اس کے بعد دوسرے اخبارات نے بھی جو ہے مختلف شہروں سے نکلتے رہے. جب کہا گیا کہ اردو ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ای ٹی وی اردو سامنے آیا، ڈی ڈی نیوز کا اردو چینل شروع ہوا، اردو کے اور بھی بہت سارے چینل شروع ہوئے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ بالکل اردو ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ آن لائن میڈیا میں اردو کے بہت سارے یوٹیوب چینل شروع ہو گئے ہیں. جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہیں ہاٹ کیک چینل کے آفس میں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کی خدمت اس چینل بھی کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہندوستان کے کونے کونے میں اور جہاں اردو ہے وہاں ہاٹ کیک ہے، وہاں اس کی جو پیشکش ہے، ان کے جو مختلف پروگرام ہیں، لوگ بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. اس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا مستقبل تابناک ہے، اردو زندہ ہے، زندہ رہے گی. لیکن اس سلسلے میں جو سوال ہے کہ اردو کو طاقت اور اس کو مضبوطی اور اس کی ہماگیریت کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، ظاہر ہے اس میں سماج کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، سرکار کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی کہ چونکہ جو زبان جس کے ساتھ روزی روٹی کا رشتہ نہیں جڑتا، وہ زبان زندہ تو رہ سکتی ہے لیکن اس کو جو طاقت چاہیے، جو اس کی وسعت چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی. ظاہر ہے اس کے لیے
लोगों ने कोशिशें की हैं। मुश्ताक नूरी साहब एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, उर्दू एकेडमी बिहार के सेक्रेटरी रहे हैं और उसके अलावा भी कई ओहदों पर रहे हैं। उन्होंने उर्दू की खिदमत की है, उर्दू को गांव-गांव तक पहुंचाया है, तमाम ज़िलों में पहुंचाया है और उर्दू को किस तरह आगे बढ़ाया जाए उसके लिए वो फ़िक्रमंद हैं। आज वो ओहदे पर नहीं है, उसके बावजूद उर्दू के फ़रोग़ की जद्दोजहद और उसकी कोशिशें और उसके लिए फ़िक्रमंदी वो कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुश्ताक नूरी साहब जैसे लोग हिंदुस्तान में अगर हर कोने में, हर शहर में उठ खड़े हों तो मुझे लगता है कि उर्दू को उसका वाजिब हक़ भी मिलेगा और उर्दू के फ़रोग़ में जो रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी। अब्दुल कादिर साहब, उर्दू का मुस्तकबिल यकीनन रोशन हो सकता है, लेकिन उर्दू वालों का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। उर्दू वालों में जितनी बेरोज़गारी है वो शायद ही कहीं और होगी। अगर उर्दू को रोज़गार से जोड़ा जाता तो यकीनन बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठाते। डॉक्टर ज़ैन शमसी साहब भी उर्दू से PhD हैं और हफ्त रोज़ा मुस्लिम दुनिया के एडिटर हैं। उर्दू और रोज़गार के ताल्लुक़ से वो इज़हार ख्याल फरमाएंगे। हक़ानी साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस माने में कि उसके लिए बहुत तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल, उर्दू की सियासत और उर्दू का फ़रोग़, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। ये तीनों बिल्कुल एक नहीं है। और होता क्या है कि तीनों जब गडमड होता है तब ये कोई कहता है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, कोई कहता है कि उर्दू अपने रवानी के साथ आगे बढ़ रही है, कोई कहता है कि उर्दू बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत बड़ी ज़बान है। बहुत हल्की सी बात है कि आदमी या उर्दू वाले जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे वो उर्दू को छोड़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम जिस तरह से रहते थे अब हमें उस तरह से नहीं रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड की लाइफ जीना चाहता हूँ। मेरे बच्चे अगर उर्दू बोलेंगे तो वो सोसाइटी में फिट नहीं होंगे। और यही वजह है कि अभी जब मैं मुस्लिम दुनिया निकाल रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी से हमारे पास इतना दबाव, मतलब मैंने महसूस किया कि आप हिंदी में भी निकालिए, वो इलाके हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। तो एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान बिल्कुल नहीं है। अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो वो आज हिंदुस्तान में 7वें पायदान पर नहीं होती। क्योंकि अगर 25 करोड़ मुसलमान उर्दू बोलते तो आज सबसे पहली ज़बान उर्दू होती। अब ये है कि आप रोज़गार की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो रोज़गार का तो सीधा मतलब सरकार से है। आप अपने इदारे, बहुत बड़े इदारे कोई भी आप खोलें तो भी आपको मदद सरकार से ही लेनी होगी। अब है कि सरकार से उर्दू के लिए लड़े कौन? तो सरकारी इदारे के लोग तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो उस पोस्ट पर रहेंगे नहीं। दूसरे कौन लड़ेंगे? यूनिवर्सिटी के उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर। तो वो कभी आज तक उर्दू के लिए सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखे गए और न ही उन लोगों का हेल्प करते हुए देखे गए जो उर्दू के लिए लड़ रहे हैं। तो उर्दू के लिए सरकार से कैसे आप लड़ेंगे? आपका पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसमें भी अब उर्दू गायब हो गई है। कहीं पर से ये नहीं सुनाई देता कि किसी मुस्लिम तंजीम ने किसी भी पार्टी से ये कहा हो कि आप उर्दू के लिए ये कीजिए तो हम आपको वोट देंगे। तो लेकिन ये उर्दू की अपनी ताकत है कि वो आज भी इतने बुरे सिचुएशन में भी बिल्कुल अपनी जो पहचान है वो कायम किए हुए है। और वो इसलिए कि ये तहजीब की ज़बान है। अगर आदमी, कोई भी आदमी शरीफ तभी कहलाता है जब वो उर्दू बोलता है। अगर वो नर्म होता है तो वो शरीफ कहलाता है। और उर्दू के अंदर ये खासियत है कि वो हर इंसान को मुहज़्ज़ब बना देती है। तो रोज़गार के जो मसाइल हैं वो सीधी सी बात है कि एक साल में जितनी PhD हो जाती है उसका 10% भी आसामी कहीं भी पूरे इंडिया में नहीं निकलती।
तो वो बेरोजगार होंगे। वो जब बेरोजगार होंगे तो वो अपने जीने के लिए कुछ और ढूंढेंगे। तो अगर एकेडमिक में आदमी है और उसे कुछ नहीं मिला तो वो अखबार में जाएंगे, और अखबार की जो हालत है उर्दू की, वो भी सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह से, कितने मुश्किल से चल पा रहा है। हमारी एक एजेंसी है UNI, जिसके आबिद साहब रुकन हैं और वो यहाँ तशरीफ, वो सही बता पाएंगे कि एक इतनी बड़ी एजेंसी जिससे सारे उर्दू अखबार वाले मुस्तफीद होते हैं, उसमें काम करना कितना डिफिकल्ट हो गया है, कितने उसमें अभी वैकेंसी है जो पूरी नहीं हुई, सैलरी नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में ये तवक्को रखना कि उर्दू की जो UNI की एजेंसी है वो बहुत ही अच्छा काम करे, बहुत सही सब कुछ जो भी आए अखबार में वो बिल्कुल ठीक हो, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इदारे हमें मिले हुए हैं उन्हें हम बहुत ही सही ढंग से, अच्छे तरीके से चलाते रहें। इसी में उर्दू की भी भलाई है और हम सब की भलाई है। जैन शमसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ वही ज़बान जिंदा रहेगी जो ग्लोबल बिजनेस की ज़बान बनेगी। अब्दुल हलीम शरर, जिन्होंने बहुत सारे तारीखी नावल लिखे, उन्होंने भी अपने एक मजमून में लिखा है कि मुस्तकबिल में यह जिंदा रहने वाली ज़बान सिर्फ अंग्रेज़ी है, चूँकि अंग्रेज़ी ग्लोबल बिजनेस की ज़बान है। जो मेरे तजर्बात हैं उर्दू के हवाले से, उर्दू अदीबों के हवाले से, उर्दू लेक्चरर्स के हवाले से, उर्दू के प्रोफेसर के हवाले से, तो मैंने ये महसूस किया है, बल्कि मैंने फिट पाया है, जहाँ उर्दू है वहाँ तंग नज़री है, वहाँ तंग ज़रफ़ी है, वहाँ तंग दिली है। ये बिल्कुल हर जगह मुझे महसूस हुआ। और मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो जाहिर सी बात मुझे हिंदी और दूसरी जगह भी जाना होता है। तो मैंने जहाँ भी मैंने प्रोग्राम कवर किया और देखा, वहाँ ऐसी बात नज़र नहीं है जहाँ उर्दू में। सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू वालों ने पढ़ना छोड़ दिया है, जबकि हिंदी वाले पढ़ते हैं, और जिस सेमिनार में आते हैं, जिस प्रोग्राम में आते हैं, वो पढ़ करके आते हैं। और उर्दू वाले, चाहे बड़े बड़े नक्काद खुद को यहाँ क्यों नहीं समझते हों, वो बगैर पढ़े हुए चले आते हैं और वही घिसी पीटी बातें करते हैं, जिसके वजह से जो गैर मुस्लिमों पर उर्दू के असरात पढ़ने चाहिए और उर्दू के तय उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए, वो दिलचस्पी पैदा नहीं होती। एक बात। दूसरी बात यह है कि उर्दू का आप देखिए कि सिमट रहा है, लेकिन देहातों में ये परवान किसी न किसी हद तक चढ़ रहा है। हमें अगर उर्दू को बचाना है तो हमें शहर से ज़्यादा देही इलाकों में तवज्जो देनी पड़ेगी। उन इलाकों में तवज्जो देनी पड़ेगी जहाँ पे उर्दू कम है और वहाँ वो शौक से बोलते भी हैं। नूरी साहब ने सिविल सर्विस की बात की, मैंने भी एक सिविल सर्विस पर एक स्टोरी की थी कि सिविल सर्विस और उर्दू। आप यकीन जानिए कि जो लोग भी उर्दू को बतौर मजमून इंतखाब करते हैं सिविल सर्विस में, उनके कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। और आपको यानी कि अच्छी तरह अभी याद होगा, जितने लोग भी हैं, अभी हमारे बहुत से लोग चुन करके आए, इत्तफाक ये है कि बेशतर जितने मुसलमान थे, बेशतर का जो एक मजमून था वो उर्दू था। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू से सिर्फ ये कहें कि सिर्फ नौकरी तो मिलती भी है। सवाल ये है कि हम जैसे नूरी साहब ने कहा कि हम कितनी कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं जो है खुद उर्दू वाले हैं। उर्दू वाले खुद एक दूसरे को पनपने नहीं देते, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने अपने आप को वो फख्र महसूस करते सोचते हमने कुछ काम किया। जबकि होना यह चाहिए कि आपके पास कोई लकीर है तो आप उसकी बड़ी लकीर खींचिए, उस दूसरे की लकीर को मिटाने के बजाय आप बड़ी लकीर खींचिए, खुद ब खुद आप बड़े हो जाएंगे। जब तक कि हम ये नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। देखिए कि जबान के तई हमारी बेहिसी बहुत बढ़ गई है। हक्कानी साहब ने कहा और नूरी साहब ने कहा कि आप ये देखिए कितने प्रोफेसर हजरात हैं जिनके बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं आज। मैंने खुद भी बहुत से प्रोफेसर से मैंने बात की उर्दू के हवाले से। जब उर्दू का किताब मेला था तो मैं स्टोरी कर रहा था, उस पर बातचीत मैं कर रहा था। मैंने सारे प्रोफेसर को पूछा, सबने एतराफ़ किया कि हाँ हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं।
तो आप ये समझ लीजिए जिसके जो लोग उर्दू की रोजी रोटी से वाबस्ता हैं, उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दर्ज देते हैं कि भाई उर्दू को फरोग दीजिए। उनके यहाँ उर्दू के मज़ामीन, उर्दू के अखबार तक नहीं आते, उर्दू के रसाले नहीं आते, तो उर्दू को फरोग कैसे होगा? तो कहीं न कहीं उर्दू वाले ही उर्दू के दायरे को सिमटने के जिम्मेदार हैं, और उर्दू वालों ने उर्दू का दायरा तंग कर रखा है। एक बात और ये देखिए कि उर्दू के जहाँ तक ये फरोग की बात है, देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उर्दू के ताल्लुक से वो ये है कि 40% उर्दू के अखबारात बंद हो गए, और जाहिर बात है अखबारात जो बंद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी है। एक जो सबसे अहम बात इसमें है वो ये है कि उर्दू के हवाले से कि साउथ और नॉर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ हम लोग उर्दू अखबारात या उर्दू के रसायल को फ्री में पढ़ना चाहते, मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं, ख़रीद के पढ़ना नहीं चाहते। मुझे एक याद है कि मुझे एक अखबार जो 4 सफ़े का था, मालीगांव से निकलता था, आप उसे पढ़ना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये देख करके हैरान रहता था कि 40% उसका हिस्सा जो अखबार से भरा होता, इश्तहारात से भरे होते थे। और जिस अखबार, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कितने लोग इश्तहार देते हैं। हमारे यहाँ जो उर्दू में है, और उर्दू के खास तौर से जो उर्दू के जो मुस्लिम बिजनेसमैन है, ताजिर हैं, वो तो उर्दू का नाम सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह हो गया हो। वो दूसरी ज़बानों के अखबार को इश्तिहार देंगे, लेकिन उर्दू वालों को उर्दू के अखबार को इश्तिहार नहीं देंगे, जिसकी वजह से उर्दू जो है वो दम तोड़ रही है। ये अलग बात है कि उर्दू अपनी नई बस्ती बसा रही है, लेकिन आप ये भी यानी कि जान लीजिए कि उर्दू का एक दर्जा हिंदुस्तान में कम भी हो गया है। जो पहले 7वें नंबर पे था, यानी कि 6वें नंबर पर, अब वो 7वें पहुंच गया है। तो एक बड़ी वजह ये भी है, सबसे एक बड़ी वजह यह है कि जब मर्दमशुमारी होती है तो उस वक्त हमें उर्दू को बतौर ज़बान लिखवाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते और वो ज़बान को नहीं लिखवाते, जिसकी वजह से एक ये मसला भी हुआ है। और एक चीज़, अहम चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू को, जैसा कि हक़ानी साहब और नूर साहब ने कहा कि अपने घर से शुरू कीजिए। जिस दिन हम उर्दू को घर से शुरू करेंगे, वो उर्दू को फिर अपने आप आगे बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी। आपको हम लोग रात दिन यहूदियों को गाली देते हैं। अगर जिस दिन हम गाली न दें, लगता है कि हमारा खाना हजम नहीं होता है। लेकिन क्या कभी हमने उससे कोई अच्छी बात भी सीखने की कोशिश की है? इसराइली जो सैकड़ों या हजारों साल तक मुल्क बदली के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़बान को संभाल के रखा, और अपनी ज़बान से वो कभी अलग नहीं हुए। और जैसे उनको इसराइल बनाने का मौका मिला, अपना मुल्क बनाने का मौका मिला, फौरन उन्होंने अपनी ज़बान को राइज किया। तो हमें तो हमारी हुकूमत या गए हुए 150 साल हुए, या मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हुए, तो हमने उर्दू के साथ क्या किया? तो जब तक हम खुद उर्दू से नहीं जुड़ेंगे और उर्दू से वाबस्तगी खुद को महसूस नहीं करेंगे और अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, तब तक उर्दू के लिए हम रात दिन रोएंगे और इसके अलावा आगे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक बात एक मेयार की बात है, देखिए ज़ैन साहब ने कहा कि यूएनआई उर्दू सर्विस से बहुत कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर मेयार, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी खबर जाए, लेकिन कभी भी हम लोग पास इतना दबाव होता है कि हम लोग नहीं कर पाते, चाह करके भी नहीं कर पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि जो अखबार में सब एडिटर होगा उसको वो दुरुस्त कर देगा, ठीक कर देगा। वजह यह कि कम वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देनी होती है। और दूसरी बात यह भी है कि उर्दू का वो मेयार नहीं रहा जो जर्नलिज्म का जो पहले था। अब तो मुझे लगता है कि उर्दू सहाफ़त का अब शायद कोई मेयार बाकी रह गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू यकीनन बहुत ही मीठी और शीरी ज़बान है। ये पहले कभी वफाक की ज़बान थी, लेकिन अब नफाक की ज़बान बनती जा रही है। अब हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि फिर से हम इसे वफाक की ज़बान बनाएं, और इसके अंदर जो साजिशें हैं, ग़ीबत है और दूसरी चीज़ें हैं, उससे उर्दू ज़बान के कल्चर को महफूज रखने की कोशिश करें, तभी उर्दू ज़बान का इर्तक़ा होगा। आबिद अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उर्दू का चराग हम
अपने घर से ही जलाना होगा। जब तक हम अपने घर से इसका आगाज़ नहीं करेंगे उर्दू तरक्की नहीं कर पाएगी। मुझे रसूल हमजा तौफ की एक बात याद आती है जो उन्होंने मेरा दागिस्तान में लिखा है कि उनका बेटा किसी दूर इलाके में था, तो कोई शख्स मिलने के लिए गया और जब मिल के आया तो उनकी माँ से मिला तो उसने पूछा कि मेरा बेटे का क्या हाल है। बोला कि बहुत अच्छा है। तो फिर पूछा कि क्या उसे अपनी दागिस्तानी ज़बान पता है, बोलता है? अगर वो नहीं बोलता है तो फिर वो मेरा बेटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें सब लोगों को अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि मादरी ज़बान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी मादरी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसके फ़रोग़ की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ज़बान और अपनी ज़मीन की जड़ों से वाबस्ता रहेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। हर अच्छा अदब, हर अच्छी ज़बान वही फ़रोग़ पाती है जो जड़ों से जुड़ी हुई होती है। तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर ज़ैन शमसी साहब, अब्दुल कादिर शम्स साहब, मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आबिद ननवर साहब और मुज़फ़्फ़र हुसैन ग़ज़ाली साहब ने इस गुफ्तगू में शिरकत की और यकीनी तौर पर उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत से अहम निकात पर गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि ये निकात हमें बहुत संजीदगी के साथ गौर करने पर मजबूर करते हैं और यकीनी तौर पर अगर हम गौर फिक्र करेंगे तो उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में कुछ बातें और आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया नाज़रीन।